हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे उसे सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक कर डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर चलिए डिटेल्स में देखते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है 10 अप्रैल से 27 मई तक आयोजित होने वाली जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड से कितने महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ठीक है, तो झारखंड से कितने महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो 10 अप्रैल से लेकर 27 मई तक आयोजित की जाएगी जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की राष्ट्रीय कैंप के लिए। तो झारखंड से कितने महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल झारखंड से 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कितने महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो कुल 3 महिला खिलाड़ियों का यहाँ पर चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो 10 अप्रैल से लेकर 27 मई तक ये आयोजित की जाएगी जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम। ठीक है, प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजन किया जाना है और ये बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। तो वहां पर जो खेलेंगी झारखंड की इस राष्ट्रीय कैंप में शामिल होंगी वो झारखंड की 3 महिला खिलाड़ी यहाँ पर शामिल होंगी। ये 3 महिला खिलाड़ी कौन कौन होंगी वो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए साई सेंटर बेंगलुरु में 10 अप्रैल से लेकर 27 मई तक आयोजित होने वाली, ठीक है, आयोजित होने वाली जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और तीनों ही खिलाड़ी जो है ना वो सिमडेगा जिले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तीनों ही खिलाड़ी जो है वो झारखंड के किस जिले से संबंध रखती हैं, सिमडेगा जिले से संबंध रखती हैं। ये खिलाड़ी कौन कौन है, तो पहली है दीपिका सोरेंग, दूसरी है महिमा टेटे और तीसरी जो है वो कौन है, काजल बाड़ा है। ठीक है, तो ये तीनों ही महिला खिलाड़ी हैं जिनका चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में राष्ट्रीय कैंप में यहाँ पर चयन किया गया है। दीपिका और महिमा टेटे जो है पूर्व में भी जूनियर भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और महिमा टेटे जो है वो नई खिलाड़ी हैं और ये सिमडेगा जिला स्तर प्रखंड के केबर की छापर, ठीक है, केबर की छापर गांव की रहने वाली है और ओलंपियन सह एशिया महादेश की एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे की छोटी बहन है महिमा टेटे। सलीमा टेटे के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है, यहाँ पर वो राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो खेल चुकी हैं। तो उन्हीं की छोटी बहन है महिमा टेटे, उनका भी यहाँ पर जो है वो भारतीय कैंप में यहाँ पर राष्ट्रीय कैंप में यहाँ पर उनका चयन किया गया है। दीपिका सोरेंग और काजल बाड़ा सिमडेगा जिला के ही किरसई प्रखंड अंतर्गत कसकागुड़ी की रहने वाली है। ठीक है, तो ये सिमडेगा में ही रहती हैं। तीनों ही खिलाड़ी क्या है कि यहाँ पर सिमडेगा से ही हैं और दीपिका सोरेंग और काजल बाड़ा जो है वो सिमडेगा जिले के किरसई प्रखंड के अंतर्गत कसगागुड़ी गांव है वहां की वो रहने वाली है। और महिमा टेटे जो है वो कहाँ की रहने वाली है, केबर की छापर गांव, ठीक है, केबर की छापर गांव है वहां की ये रहने वाली है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, इन तीनों ही का नाम इन तीनों ही खिलाड़ियों का यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय कैंप में शामिल किया गया है। और प्रश्न जो है वो इस तरह से आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि कुछ नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंध रखती है। तो आपको नाम याद रखना जरूरी होगा। एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा कि जो सपोज कि महिमा टेटे जो है वो किस खेल से संबंध रखती है या किस खेल से उनका लगाव है, किस खेल को प्रतिनिधित्व करती है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाएगा। तो ये नाम आपको याद रखना है और उनका खेल यहाँ पर किस खेल में वो खेल से संबंध रखती है वो भी आपको याद रखना है। तो तीनों का ही यहाँ पर पिक्चर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही यहाँ पर खिलाड़ी हैं जिनका चयन राष्ट्रीय कैंप में यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन वो है भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय व स्मृति पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई है। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय एवं स्मृति पार्क की जो शुरुआत है
वो झारखंड के किस शहर में की गई है? ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो झारखंड के किस शहर में की गई है? भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय व स्मृति पार्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये इसकी शुरुआत जो की गई है, यानी कि अब ये लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रांची में यहाँ पर किया गया है। कहां पर किया गया है? रांची में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय व स्मृति पार्क की शुरुआत जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में की गई है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय व स्मृति पार्क की शुरुआत रांची शहर में की गई है। इसका निर्माण रांची के पुराना जेल परिसर में किया गया है। पुराने जेल परिसर में संरक्षण और जीर्णोद्धार करते हुए परिसर के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। कुल इसकी लागत जो आई है वो 142.31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं निर्माण में, और 117.31 करोड़ झारखंड व 25 करोड़ भारत सरकार ने दिए। ठीक है, टोटल जो खर्च हुआ है वो 142 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया गया है। 142.31 करोड़ रुपीज खर्च किया गया है, जिसमें से राज्य सरकार ने जो खर्च किए हैं वो 117.31 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए हैं, और यहाँ पर कहिए कि केंद्र सरकार ने 25 करोड़ यहाँ पर जो है वो राशि मुहैया कराई थी। लगभग ये 30 एकड़ में क्षेत्रफल वाले परिसर में 25 एकड़ हिस्से में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान है, जबकि 5 एकड़ भूमि में संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, टोटल जो यहाँ पर भूमि है वो 30 एकड़ क्षेत्रफल है, और यहाँ पर 30 एकड़ में से 25 एकड़ जो भूमि है उसमें से भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान है, और 5 एकड़ में संग्रहालय है, जहां पर कि अलग अलग जो कहीं की उनके स्टैचू हैं, उनका संग्रहालय है, उनकी चीजें वहां पर रखी गई है। जेल परिसर के बाहर भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। पूरे परिसर में लेजर लाइट और चित्रपट एवं म्यूजिकल फाउंटेन के माध्यम से जनजातीय क्रांति और राज्य के वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी और संघर्ष को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, मुख्य भवन के सामने गंगा नारायण सिंह, पोटो हो, भागीरथी मांझी, वीर बुद्धू भगत सहित अन्य की 9-9 फीट की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, आप सब जो है वो जाकर वहां पर घूमे भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायल में अभी जो है वो ओपन किया जा रहा था, लेकिन अब इसका जो है वो लोगों के लिए अब ओपन कर दिया जाएगा, और यहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम है, यानी कि टिकट वगैरह बिक्री होगी। ठीक है, यहाँ का सारा जो देखभाल होगा वो कोलकाता की कंपनी है एक, उसका चयन किया गया है, और वही कंपनी यहाँ पर सारा मेंटेनेंस जो है वो करने जा रही है। पार्क परिसर में म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो के द्वारा झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन भी कराया जाएगा, और बाबा धाम मंदिर, चतरा का भद्रकाली इटखोरी मंदिर, रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, पार्क परिसर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहिए कि भगवान बिरसा मुंडा यहाँ पर स्मृति पार्क और यहाँ पर जो है स्थापना संग्रहालय का शुरुआत जो किया गया है वो झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। ठीक है, तो आप सब रांची में जो रहते होंगे न्यूक्लियस मॉल के आसपास, तो वो जाकर यहाँ पर जरूर देख भी लिए होंगे और जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 3rd नंबर। इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के काउंसलर के रूप में झारखंड से किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के काउंसलर के रूप में झारखंड से किनका चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये है डॉक्टर प्रसन्नता मुखर्जी। कौन है? डॉक्टर प्रसन्नता मुखर्जी हैं, जिनका चयन बॉटनिकल सोसाइटी के काउंसलर के रूप में झारखंड से चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं, और इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी का कार्य क्या है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत केओ कॉलेज गुमला के वनस्पति विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रसन्नजीत मुखर्जी, और इनका चयन इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के काउंसलर के रूप में हुआ है। इनका चयन जो किया गया है ना वो 3 वर्षों के लिए किया गया है। ठीक है, इनका चयन जो किया गया है वो 3 वर्षों के लिए किया गया है। सोसाइटी में 3 वर्षों के लिए देश भर के कुल 16 वनस्पति शास्त्रियों का चयन किया गया है। उनमें से एक है कौन? तो उनमें से एक है ये प्रसन्नजीत यहाँ पर कहिए कि मुखर्जी, प्रसन्नजीत मुखर्जी हैं, जिनका चयन किया गया है। देश भर के 16 में से एक झारखंड से बिलोंग करते हैं, और ये कहाँ संबंध रखते हैं? झारखंड के गुमला विश्वविद्यालय के ये वर्तमान में वनस्पति विभाग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए वनस्पति शास्त्रियों का चयन काउंसलर के रूप में होता है,
जो सोसाइटी की गतिविधियों में सहयोग करते हैं। तो इंडियन यहाँ पर बॉटेनिकल जो सोसाइटी है उसके जो यहाँ पर सदस्य नियुक्त किए गए हैं, ये कौन है? प्रसन्नजीत मुखर्जी हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है 4th नंबर। बीआईटी मेसरा के 64 रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि अनुदान के रूप में केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी? तो अब यहाँ पर मंजूरी मिल गई है, तो अब जो रिसर्च यहाँ पर किया जाएगा वो यहाँ पर बीआईटी मेसरा में 64 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने राशि जो है अनुदान के रूप में देने की घोषणा की है, और ये जो राशि होगी वो कुल कितनी होगी? ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के रिसर्च के लिए यहाँ पर राशि मुहैया कराएगी यानी उपलब्ध कराएगी। तो इसके लिए जो कुल राशि यहाँ पर आवंटित की गई है यानी कि दी जाएगी केंद्र सरकार की ओर से, वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 करोड़। ठीक है, 26 करोड़ 68,44,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, 26 करोड़ 68,44,000 रुपया यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 64 प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये केंद्र सरकार के ही अधिकतम रिसर्च प्रोजेक्ट है और हमारे राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में बीआईटी मेसरा स्थित है। यहीं पर जो है ये सारे रिसर्च के कार्य किए जाएंगे। आखिर इस रिसर्च में क्या क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे, क्या इसमें मुख्य बातें हैं, वो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो बीआईटी मेसरा के 64 रिसर्च प्रोजेक्ट का पूरा करने की अनुमति यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से मिल गई है। अब संस्था को यानी कि बीआईटी मेसरा को 26 करोड़ 68,44,181 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विभिन्न विभाग के जो प्राध्यापक हैं वो अगले 3 वर्षों में इस रिसर्च को पूरा करने का यहाँ पर समय ड्यूरेशन दिया गया है। 5 प्रमुख रिसर्च प्रोजेक्ट जो है तहत वो कौन कौन से हैं? चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान 2 2019 का भी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, इस दौरान चंद्रयान 2 2019 के दौरान जो इकट्ठा किए गए हैं डाटा, उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 2 जो कि 2019 में ये जो हुआ था, उस टाइम का जो भी डाटा है यहाँ पर उसका अध्ययन किया जाएगा और कम लागत में फोर्टिफाइड अनाज के दानों में माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन को स्थापित करने की पद्धति और कम से कम ऊर्जा की खपत से चलने वाले रेफ्रिजरेटर, एक्रिलेट के खिंचाव का भौतिक यांत्रिक सत्यापन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित उपकरणों में विद्युत चुंबकीय व्यवधान के सरलीकरण की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट है, अलग अलग क्षेत्र के हैं और इन सभी पर जो है वो रिसर्च यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, इन सारे ही प्रोजेक्टों में यहाँ पर जो है वो रिसर्च की जाएगी। कहाँ पर? तो बीआईटी मेसरा में की जाएगी। ज्यादातर जो रिसर्च है ना वो भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की मदद से यहाँ पर जो है पूरा किया जाएगा और इसमें देश के कई आईआईटी, निजी संस्थान और वैज्ञानिक सहयोग कर रहे हैं। तो अलग अलग देश के एनआईटी है, आईआईटी है, विशेषज्ञ है, वो सभी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे बीआईटी मेसरा में जो यहाँ पर रिसर्च चलेगी। शोध का जो उद्देश्य है वो है प्राध्यापकों के इनोवेशन को बढ़ावा देना भी है और रिसर्च प्रोजेक्ट के अनुदान मिलने से संस्था के सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रॉकेटरी एंड स्पेस, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग के कई आधुनिक उपकरणों को जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जो है वो यानी कि सब प्रोजेक्ट विभाग के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट के लिए कार्य करने के लिए 14.11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही संस्थान में 1 करोड़ की रुपए की लागत से टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ISI स्थापित किया जाएगा। तो एक यहाँ पर कैंपस में जो है वो टेक्नोलॉजी हब का भी जो है वो डेवलपमेंट किया जाएगा। इसे तैयार करने में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता सहयोग करेगी। ठीक है, तो इनोवेशन हब को यहाँ पर तैयार करने में जो है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, कोलकाता में स्थित है, वो यहाँ पर हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग विभागों का जो है वो अलग अलग रिसर्च पेपर जो है वो यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। अब बीआईटी मेसरा आया है तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बीआईटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ये जो कहाँ पर स्थित है, मेसरा स्थान है जो है ना वो रांची में है। ठीक है, ये रांची में है। कहाँ पर है? ये रांची में आपका है। और इसकी स्थापना अगर हम लोग बात करें तो कब हुआ था?
1955 में इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? इसका स्थापना यहाँ पर 1955 में 1955 में हुई थी। और ये जो है वो ना डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, झारखंड का जो यहाँ पर एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो बीआईटी मेसरा है। और ये जो है गवर्नमेंट फंडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें फंड जो है वो देती है, यहाँ पर प्रोवाइड करती है, और उसी के सहयोग से ये विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर चलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी वर्तमान में चेयरमैन की बात करें तो सीके बिरला यहाँ पर जो है वर्तमान में वो चेयरमैन है। सीके बिरला जो है वो वर्तमान में बीआईटी मिश्रा के चेयरमैन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये सारे स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अप्रैल 2023 को 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो हाल ही में यहाँ पर यानी कि 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल 2023 को पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है और झारखंड से एक शख्सियत को प्रदान किया गया है और इन्हें हो भाषा के संरक्षण, ठीक है, हो भाषा के संरक्षण, ठीक है, हो भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो ये कौन है? ठीक है, झारखंड से किनको प्रदान किया गया है ये पद्मश्री पुरस्कार 2023? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाम ठीक से याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, VVI ये मैक्सिमम 90% चांस है कि आपका ये एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2023 का ये अवार्ड है, तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जानुम सिंह सोय। ठीक है, कौन है? डॉक्टर जानुम सिंह सोय है, जिनको वर्ष 2023 के लिए हो भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है वर्ष 2023 के लिए। ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जानुम सिंह सोय, डॉक्टर जानुम सिंह सोय हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं और मैं एक अलग से वीडियो जो है इसकी आपको लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो इनके बारे में, इनकी जीवनी कैसी रही है, कब इनका शिक्षा, इनका कैरियर क्या रहा है, क्या कौन कौन सी किताबें लिखी हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं हो भाषा संबंधित, ये सारे फैक्ट जो है मैं एक अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वो सब वीडियो भी देख लीजिएगा, जो वो आएगी स्पेशल एक वीडियो होगी। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा निवासी डॉक्टर जानुम सिंह सोय को 5 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं भारत के वो कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने देश भर के 53 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसमें डॉक्टर जानुम सिंह सोय को झारखंड की हो भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यह सम्मान दिया गया है। वह पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से इस भाषा पर काम कर रहे हैं और उनकी वर्तमान में जो यहाँ पर उम्र है वो लगभग 72 ईयर्स है। 72 वर्षीय डॉक्टर जानुम सिंह सोय भाषा पर, हो भाषा पर 6 किताबें अब तक लिख चुके हैं। ठीक है, तो उनकी काव्य संग्रह भी है और उनका उपन्यास भी लिखा गया है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि उनके द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक है। तो पुस्तक के बारे में मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, पुस्तक के बारे में मैं स्पेशल जो वीडियो होगी इनसे संबंधित उसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगा कि आखिर उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 के लिए झारखंड से, वो कौन है? तो ये है डॉक्टर जानुम सिंह सोय है और इनको हो भाषा के संवर्धन संरक्षण के लिए उस क्षेत्र में, हो भाषा के संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर जो है वो उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, ये नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने मन की बात में इनकी चर्चा भी की थी कि जो डॉक्टर जानुम सिंह सोय हैं वो हो भाषा के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और जो भाषा है उसको संरक्षित करने का भी वो कार्य कर रहे हैं। तो इसमें उनका योगदान को वो सराहे थे मन की बात में भी। तो अब उनको यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार जो है वो 2023 का प्रदान कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और ये है डॉक्टर जानुम सिंह सोय, जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, इससे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि झारखंड से अब तक किनको किनको पद्मश्री पुरस्कार जो है वो मिला है। ठीक है, किस साल मिला है और कब कब मिला है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिस्ट है। पहले स्थान पर यहाँ पर देख लीजिए
वर्ष 2000 में, सॉरी 1991 में जब बिहार और झारखंड जब एक साथ था, तब एक झारखंड के मतलब वर्तमान में अलग होने के बाद अगर कह सकते हैं कि वो झारखंड से बिलोंग करते थे। और ये है राजकुमार सुधींद्र नारायण सिंह देव, इनको 1991 में दिया गया था। बाकी जब जो अवार्ड यहाँ पर दिया गया है वो झारखंड राज्य के निर्माण के बाद दिया गया है। तो परशुराम मिश्रा इनको वर्ष 2000 में दिया गया था। केदारनाथ साहू है, 2005 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। श्यामा चरण पति है, उनको 2006 में दिया गया था। वसुंधरा कोमकली 2006 में दिया गया था इनको। महेंद्र सिंह धोनी है, जिनको वर्ष 2009 में दिया गया था। रामदयाल मुंडा है, जिनको वर्ष 2010 में दिया गया था। मकर ध्वज दरोगा है, जिनको वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे हैं, जिनको वर्ष 2012 में यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। प्रेमलता अग्रवाल, जिनको वर्ष 2013 में दिया गया था। अशोक भगत हैं, जिनको वर्ष 2015 में दिया गया था। साइमन उराव हैं, जिनको 2016 में दिया गया था। दीपिका कुमारी हैं, ठीक है, तीरंदाजी, उनको वर्ष 2016 में दिया गया था। मुकुंद नायक हैं, जैसा कि आप सब नाम से परिचित होंगे, उनको वर्ष 2017 में दिया गया था। बलबीर दत्त हैं, उनको भी 2017 में दिया गया था। दिगंबर हांसदा हैं, उनको वर्ष 2018 में दिया गया था। बुल्लू इमाम हैं, उनको वर्ष 2019 में दिया गया था। जमुना टुडू पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इनको वर्ष 2019 में दिया गया था। शशधर आचार्य को 2020 में दिया गया था। मधु मंसूरी हंसमुख को वर्ष 2020 में दिया गया था। नागपुरी लोकगीत के बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो गायक हैं ये, ठीक है। छुटनी देवी यहाँ पर होगा, ठीक है, छुटनी देवी को वर्ष 2021 में दिया गया था। गिरधारी राम गुंजू को वर्ष 2022 में दिया गया था। और अब जो दिया गया है लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए, जानुम सिंह सोई हैं, ठीक है, जानुम सिंह सोई हैं, जिनको वर्ष 2023 में ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सूची है, लिस्ट है यहाँ पर, जिनको अब तक जो है झारखंड से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा और इनके बारे में रिसेंट में जिनको दिया गया है ना, उनका आप जो है वो पढ़ लीजिएगा, आखिर इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, और खास करके इस वर्ष वाला तो याद रखिएगा, ठीक है, इस वर्ष वाला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस क्रिकेटर को 5 अप्रैल 2023 को आजीवन सदस्यता प्रदान की है। आप सबको पता होगा मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, उसने जो है वो किस क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता प्रदान की है, ठीक है। मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया का ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, उसने यहाँ पर एक क्रिकेटर को या एक क्रिकेटर नहीं, एक से अधिक क्रिकेटरों को यहाँ पर जो है वो आजीवन सदस्यता प्रदान की है। तो इस सूची में जो यहाँ पर है नाम यहाँ पर ऑप्शन में, इनमें से किनको यहाँ पर जो है वो आजीवन सदस्यता दी गई है, ठीक है, मेंबरशिप यहाँ पर जो है वो दिया गया है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, जिनको मेलबर्न क्रिकेट क्लब की ओर से आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है 5 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 5 अप्रैल 2023 को इनको जो है वो आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। महेंद्र सिंह धोनी आप सब नाम से परिचित होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। झारखंड के और झारखंड में नहीं विश्व में प्रसिद्ध क्रिकेटर जो है महेंद्र सिंह धोनी है, हमारे झारखंड राज्य से संबंध रखते हैं, और इन्हें ही यहाँ पर मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने आजीवन सदस्यता यहाँ पर दी है। प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने बुधवार को यानी कि जो है 5 अप्रैल 2023 को विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सहित 4 अन्य भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है। तो यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को भी दिया गया है और भारत के अन्य जो 4 क्रिकेटर हैं उनको भी दिया गया है। इन खिलाड़ियों में युवराज सिंह, सुरेश रैना, पूर्व भारतीय महिला कप्तान मिताली राज और महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी शामिल हैं। इनसे पहले जो है वो इन सबको यहाँ पर आजीवन सदस्यता दी गई है। युवराज सिंह है, सुरेश रैना है, पूर्व भारतीय महिला कप्तान मिताली राज हैं, आप सब नाम से परिचित होंगे, और महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी है। इनको यहाँ पर मेलबर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्यता प्रदान किया गया है। और एमसीसी ने यहाँ पर 8 टेस्ट खेलने वाले जो है वो 19 नए मानद आजीवन सदस्यों की नाम की घोषणा की है। इस बार जो है वो कुल 19 क्रिकेटरों को यहाँ पर आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की ओर से, ठीक है। तो ये क्रिकेटर कौन कौन से हैं? महेंद्र सिंह धोनी है, आप सब नाम से परिचित हैं, चेहरे से भी परिचित हैं, और
इनका जो जलवा रहा है क्रिकेट में वो बहुत ही सराहनीय रहा है, इसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है ना। चलिए, और यहाँ पर देख लीजिए किन को यहाँ पर सदस्यता जो है वो दी गई है। तो जिन अन्य क्रिकेटरों को सदस्यता प्रदान की गई है उनमें वेस्ट इंडीज के जो मेरिसा एगुलिविया है उनको दिया गया है, इंग्लैंड की जेनी गुन को, लारा मॉर्स को, अन्या श्रबसोल को और इयोन मॉर्गन को, ठीक है, इयोन मॉर्गन को भी यहाँ पर दिया गया है तथा केविन पीटरसन को भी यहाँ पर दिया गया है। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज है उनको दिया गया है, बांग्लादेश के मंसरफी मुर्तजा है उनको दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन है उनको दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के राचेल हेंस है उनको दिया गया है, न्यूजीलैंड के एमी सैडरवेट है उनको दिया गया है और रॉस टेलर को दिया गया है। तो ये सभी क्रिकेटरों को जो है वो यहाँ पर मेलबर्न क्रिकेट क्लब का सदस्य, आजीवन सदस्य प्रदान किया गया है। और इनमें से अब सूची में जो शामिल हो गए हैं और हमारे झारखंड के प्रिय जो क्रिकेटर है, कहिए कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी है नाम के, यहाँ पर ये यहाँ पर कहिए कि सभी जो है जानते हैं, आप सब परिचित हैं, ठीक है। तो ये महेंद्र सिंह धोनी है जिनको यहाँ पर आजीवन सदस्यता प्रदान की है। अब महेंद्र सिंह धोनी आए हैं और इनको अब तक जो है वो ना कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं ये आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम में जो है वो आपसे प्रश्न जो है वो पूछते जाते हैं, ठीक है, कि जो अवार्ड है यानी कि कहिए कि पद्मश्री पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है, पद्म भूषण इनको दिया गया, पद्मश्री नहीं सॉरी, ठीक है, पद्म भूषण सम्मान जो दिया गया है, तो ये कब कब दिया गया है तो याद रखिएगा। यहाँ पर आईसीसी एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर जो दिया गया था, ठीक है, वो 2008 और 2009 में दिया गया था, ठीक है। पद्मश्री सम्मान जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, वो वर्ष 2009 में दिया गया था, पद्मश्री भी दिया गया है, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न खेल में उपलब्धि के लिए भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वर्ष 2007 और 2008 में इनको दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। पद्म भूषण सम्मान भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है वो वर्ष 2018 में दिया गया था। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो दिया गया था वो वर्ष 2011 में इनको दिया गया था। आईसीसी टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया था वो वर्ष 2012, 13 और 2014 में दिया गया था। और यहाँ पर कहिए कि सर्वश्रेष्ठ जो पहले कहिए कि प्रथम सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो कौन सा होता है, भारत रत्न होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी तक इनको नहीं मिला है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में मिल जाए, बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये अलग अलग अवार्ड है, अलग अलग वर्षों में इनको प्रदान किया गया है। तो एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पर से जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे। पिछले सेशन में जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग आंसर देख लेते हैं यहाँ पर, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। प्रश्न जो पूछा गया था वो था यूडाइस प्लस और विद्या वाहिनी पोर्टल पर स्कूलों के विद्यार्थियों का डाटा अपलोड करने के मामले में, ठीक है, कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। यूडाइस और विद्या वाहिनी का जो पोर्टल है उसमें सभी राज्य के स्कूलों को, जितने सारे राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन सभी का डाटा जो है वो इस पोर्टल में अपलोड किया जाना था। तो अपलोड करने के मामले में झारखंड का सबसे जो अव्वल स्थान पे रहा है वो कौन सा जिला रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिमडेगा जो है वो पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 42% स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो देख लीजिए देश भर में नहीं, राज्य भर में 16.68% स्कूली बच्चों की जानकारी यूडाइस प्लस और विद्या वाहिनी पोर्टल में यहाँ पर अपलोड की गई है। और ये जो डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि थी वो 31 मार्च तक यहाँ पर थी। और इस दौरान का ये जो डाटा आंकड़ा निकल कर आया है इस यहाँ पर कहिए कि वित्तीय वर्ष में 2022-23 में, तो यहाँ पर प्रदेश भर में 58,83,297 बच्चे हैं, जिनमें से 9,81,068 बच्चों का डाटा अपलोड हुआ है। और इस प्रदर्शन में यहाँ पर जिले में कहिए कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो किया है वो यहाँ पर सिमडेगा ने 42.72% यहाँ पर जो है वो डाटा अपलोड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे कम जो हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे खराब स्थिति हजारीबाग, जामताड़ा और
रांची जिले की है। ठीक है, तो मैंने कल डिटेल्स में बताया था, उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और भी मैंने सारे जिले के यहाँ पर जो है वो कितने % कौन से जिले अपलोड किए हैं उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो हाल ही में 4 अप्रैल 2023 को नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, हाल ही में 4 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में डेल्टा रैंकिंग जारी की है अप्रैल माह 2023 के लिए। ठीक है, इसमें देश भर में पहले स्थान पर झारखंड का कौन सा जिला रहा है? ठीक है, पहले स्थान पर, देश भर में पहले स्थान पर झारखंड का कौन सा जिला रहा है आकांक्षी जिलों की सूची में? देश भर में जो आकांक्षी जिलों की सूची है उसमें कुल संख्या जो है वो 112 है। 112 में से 19 जो है वो झारखंड के हैं। यहां तक कि झारखंड की राजधानी रांची भी इस आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। आकांक्षी जिलों में जो है इसको सूची में रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही देश के पिछड़े जिले हैं, यानी कि यहाँ पर जो कहीं की जो बुनियादी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर नहीं है। इन चीजों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यहाँ पर, नीति आयोग ने यहाँ पर ये आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग यहाँ पर जारी करती है और उसी के आधार, परफॉर्मेंस के आधार पर ये रैंकिंग जारी किया जाता है। तो इसी में झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो आकांक्षी जिलों की सूची में डेल्टा रैंकिंग में देश भर में पहले स्थान पर रहा है? तो आपको कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है वो है साहेबगंज, दूसरा ऑप्शन है पलामू, तीसरा ऑप्शन है बोकारो, चौथा ऑप्शन आपका है यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर आप सब एक लाइक करिए और अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली ही करेंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। और यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर PDF आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द, आपकी विज्ञापन भी देखने को जल्द मिलेगी और एग्जामिनेशन में इस बार बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी से लगे रहिए। आप इतना दिन आप समय समझिए कि बर्बाद किए हैं या कहीं मेहनत में लगे हुए हैं, तो अब 2, 4, 6 महीने का जो समय बचा हुआ है उसको बिल्कुल भी नहीं गंवाइए। ये मेरा आपसे सलाह होगा। ठीक है, आप, ये मेरा सलाह होगा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 6 महीना जो है वो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटिए, 2, 4, 6 महीने और कष्ट करिए। हो सकता है कि एग्जाम अगर आपके यहाँ पर हो जाए तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम 6 बजे मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।